जैसा कि बच्चों क्लास 12th में आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक कोई वीडियो नहीं आई फिजिक्स में। और चैनल का नाम ही भी है फिजिक्स ओमकार। मैं सोच रहा था कि डालूंगा, पर समय का थोड़ा अभाव था, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियोस आपको मिलेंगी। और चैनल को लाइव अगर देखना चाहें तो आप लाइव भी आ सकते हैं, लाइव वीडियोस भी हम बनाएंगे। और लेकिन इससे पहले आप जो रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं उन्हें आप देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चैप्टर नंबर 1 में जो है हम लोग पढ़ेंगे, जो यूनिट फर्स्ट है उसकी पूरी यूनिट फर्स्ट को ही कवर करके चलेंगे। चैप्टर 1 नहीं बल्कि यूनिट फर्स्ट ही कवर करके चलेंगे, एक एक चीज हम लोग देखेंगे इसमें। स्थिर वैद्युतिकी एवं क्षेत्र, इसमें चैप्टर का नाम है, यूनिट है पूरी स्थिर वैद्युतिकी एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें वैद्युत क्षेत्र की, एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में हम जान लें। तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो किसी भी निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी परीक्षण आवेश को ले जाया जाए, तो परीक्षण आवेश जो है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वहां पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होता है। लिखते हैं किसी निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो बेटा हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण पर लगने वाला वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से प्रदर्शित करते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला एकांक परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नॉट लगने वाले
वैद्युत बल एफ के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपन क्यू नॉट, जहां क्यू नॉट परीक्षण आवेश है और F परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल है। अगर मैं इसकी विमा देखे, पहले तो बात यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है? दिशा के साथ साथ परिमाण हो और परिमाण के साथ साथ दिशा हो, वो सदिश राशि होती है। तो अगर मैं इसकी विमा देखें, इसका विमीय सूत्र की बात करें तो जो F बल की जो विमा होती है वो mLT की घात -2 होती है अपन, और जो Q होता है तो Q बराबर होता है IT। तो Q बराबर IT और I को A इंटू टी, तो ये बन जाएगा आपका mLT की घात -3 A इनवर्स, ये इसकी विमा होगी। तो इस तरीके से आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले हम लोग कूलाम के नियम को जानेंगे, क्योंकि उसका रोल है। तो सबसे पहले हम कूलाम के नियम को जान ले। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम को पढ़ लेते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। इस नियम को हम लिखते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हम लोग देखेंगे पहला क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, कोई भी दो आवेश रहे होंगे, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच की दूरी r है। तो अब जो बल लगेगा वो F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 के, समीकरण नंबर 1। और दूसरा कह रहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F अनुक्रमानुपाती 1/r²। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला दें तो दोनों समीकरण से क्या बनेगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r²। अर्थात अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर लगाएंगे K, और K Q1 Q2 बटे r², जहां K एक माध्यम है जिसे परावैद्युतांक का माध्यम कहते हैं। जहां के एक माध्यम है जिसे परावैद्युतांक का माध्यम कहते हैं, तो K की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे कैलकुलेट किया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और तो जब इसे लगाएंगे तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ये है कूलॉम का नियम। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो हम चीज देख रहे हैं, जो आपने कहा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की बात करें तो अगर समान आवेश हैं, अगर मान लो इस पर भी Q है, ये भी Q है, तो ये दोनों बल एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, आकर्षित कर रहे होंगे, तो इन पर आकर्षण बल लगेगा। बात समझ में आ गई होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालें, और एप्सिलॉन नॉट की विमा बहुत पूछी जाती है, एक नंबर में पूछी जाती है, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी। तो ये वैल्यू जो है कांस्टेंट टर्म है तो इसको तो छोड़ देंगे, तो ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 बटे F इंटू r²। तो यहाँ से Q1 पहला वाला Q1 A इंटू टी, दूसरा वाला A इंटू टी, और बल की जो विमा होती है mLT की घात -2 होती है, और ये रेडियस है यानी दूरी है, यानी कि दूरी है इसकी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसे l²। तो आप देखें कि यहाँ पर आपका बन जाएगा m इनवर्स l कितनी 1 2 3 l की पावर -3, t की अगर मैं बात करूं ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 ये और 2 ये 4 यानी t की पावर 4, और ये आपका a²। ये आपकी विमा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है विमा। और इसे अगर इसका मात्रक लिखा जाए एप्सिलॉन नॉट का तो ये, और इसकी वैल्यू भी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और दूसरा ये है कि जो 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, इसकी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कूलॉम के नियम को डिस्क्राइब किया। इसके बाद हम लोग आते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिर हम देखो बच्चों, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम देखते हैं कि एक आवेश है Q और यहां से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी का मतलब r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है और यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जिस पर एक वैद्युत बल आरोपित है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि कोई एक प्लस Q आवेश है जो किसी परावैद्युता माध्यम में रखा है। प्लस Q आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब एक बल आरोपित होता है जो कि एक वैद्युत बल है। तो तब कूलाम के नियम नियमानुसार F समानुपाती Q नॉट अपान R स्क्वायर। ये पढ़ा था हमने कि F बराबर हो जाएगा तभी K और उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये जो है आपका Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर। अगर हम ठीक से देखें तो एक चीज देख सकते हैं कि F अपान Q नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर और F अपान Q नॉट ये वैल्यू अभी मैंने देखी थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होती है E। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसके आगे हम लोग करेंगे कंटिन्यू। हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। जैसा कि पहली स्थिति जो होगी वो अच्छी स्थिति होगी। अच्छी स्थिति जो होती है वो अनुदैर्ध्य स्थिति होती है और जो निरक्षीय स्थिति होती है वो अनुप्रस्थ स्थिति होती है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब अच्छी और निरक्षीय स्थिति को हम जान रहे होंगे तो इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है आखिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जानने से पहले इसमें हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो पहले हम वैद्युत द्विध्रुव जाने क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ये दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं और इस संरचना को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहा मैंने, दो समान आवेश या विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर
पर स्थित हो तो उस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये है एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हूं, तो इस संरचना को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे HCl है, H2O है, इत्यादि इत्यादि। तो NH3 भी है। अब हम लोग जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दो समान आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं। जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये L है, ये L है, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ। तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। मैंने कहा दो समान आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी P बराबर 2QL। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो जिसमें कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अक्षीय स्थिति को, जिसे कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। इसे नोट कर ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति होती है अक्षीय स्थिति, या अनुदैर्ध्य स्थिति। अनुदैर्ध्य स्थिति। दूसरी जो बनती है वो बनती है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा एक बार सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि उससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे कंटिन्यू आप पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग अच्छी स्थिति की बात करें तो अच्छी स्थिति में क्या होगा, एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ इसका एक सेंटर है, ये L है, ये L है, यहाँ पर एक आवेश प्लस Q है, यहाँ एक आवेश माइनस Q है। तो यहाँ से एक बिंदु P है और जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां से यहां तक की दूरी जो होगी, r दूरी पर एक बिंदु P होगा। तो अगर हम जब BP डायरेक्शन ले रहे होंगे तो यहां पर जो BP होगा ये L है और ये R है, तो ये हो जाएगी R माइनस L। बात को समझने की कोशिश करें, ये महत्वपूर्ण बात है कि जब O से लेकर P तक की दूरी R है तो B से P तक की दूरी जो होगी वो R माइनस L होगी। दूसरी बात, जब AP की बात कर रहे होंगे तो O से लेके P तक L है और ये O से P तक की दूरी जो है R है और इधर L छूट रहा है। इसका मतलब जो PA होगा, जो AP होगा वो कितना होगा, R प्लस L होगा। बात को समझने की कोशिश करें, ये महत्वपूर्ण बात है। अब हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, हम लिखते हैं माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो परावैद्युतांक माध्यम K में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम लिखेंगे बेटा प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वो तीव्रता क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, E1 होगी। क्या होगी, E1। और डायरेक्शन इसकी B से P होगी। तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। और R बटे R स्क्वायर होता है, लेकिन BP की जो डायरेक्शन है वो क्या है हमारी, R माइनस, वो जो डिस्टेंस है वो R माइनस L। तो समीकरण नंबर 1 हो गई, इसकी डायरेक्शन लिखेंगे B से P। समीकरण नंबर 1 है दोस्तों। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, ये हो जाएगी R प्लस L स्क्वायर और ये होगी P से A। समीकरण नंबर 2।
अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E बराबर होगी E1 माइनस E2, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में है। तो ऐसे केस में आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे कंटिन्यू करता हूं और इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे आगे बढ़ता हूं। यहां देखें आप, तो E1 जो है E1 जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो अगर मैं इसे लिखूं r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ऐसे केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये r माइनस एल का होल स्क्वायर है, और नीचे r माइनस एल का होल स्क्वायर इनटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब फार्मूला लगा दीजिएगा इसमें कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2l r माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2l r। और नीचे अगर मैं देखूं तो इसी तरीके से भी लिखा रहने दीजिएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। आगे मैं बात करूं तो ये जो है इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। बात इस तरीके से बनेगी हमारी कि ये 2lr और 2lr आपका हो जाएगा 4lr, और नीचे आपका जो होगा वो होगा अच्छा, एक चीज और, हम जो यहाँ पर आवेश नहीं लेके चले थे उस आवेश को हम भूल गए हैं, तो ये आवेश भी यहाँ रहेगा, क्यू लिख लें यहाँ पर। और ये जो है r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का। अब एक चीज देखें आप, वो चीज ये है कि L इज लेस देन R, L इज लेस देन R, तो ऐसे केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और जे 2L इंटू R, और यहां पर आप L को छोड़ देंगे तो R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात, जो P आप बराबर आपने पढ़ा 2QL, तो यहां पर एक 2 और रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू P इंटू R बटे R स्क्वायर इंटू R, ऐसे लिख लो, ये इससे कट जाएगा। अर्थात E बराबर हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R क्यूब। यही आपकी अच्छी स्थिति है। इस तरीके से हमने अच्छी स्थिति का डेरिवेशन किया, इसी तरीके से निरक्षीय स्थिति को भी हम लोग पढ़ेंगे। निरक्षीय स्थिति बच्चों, अब हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति।
अनुप्रस्थ स्थिति। तो इसमें भी एक वैद्युत द्विध्रुव होगा ए बी, इसका सेंटर वो होगा, और यहां पर एक बिंदु P होगा, O से P तक की दूरी R होगी। अब एक्चुअल में है क्या, यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दो घटकों में, दो कंपोनेंट में डिवाइड होती है। एक E1 में और दूसरा E2 में। और ये E1 साइन थीटा होगा और नीचे E2 साइन थीटा होगा। ये जो है एक्चुअल में जो लंबवत घटक है इसके, वो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट होने के कारण ये परिमाण में भी बराबर हैं, तो इनकी क्रिया रेखा भी एक ही है, तो एक दूसरे को ये निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उसके कारण ही निकल पाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, माना कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो माना कि ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी ऐसे माध्यम में, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखें, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि E1 बराबर होगी 1/4 Q बटे √R² प्लस L²। क्यों होगी? देखें, जो इसकी डिस्टेंस है ये R है, ये L है। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे आप तो ये बन जाएगी आपकी R² प्लस L², और ऐसे ही ये भी बन जाएगी R² प्लस L²। ठीक है। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे E2 कहें, तो वो हो जाएगी 1/4πε0 Q बटे √r² प्लस L²। समीकरण नंबर 2। आप एक चीज देख पा रहे होंगे, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तीव्रता को दो घटकों में विभाजित किया गया है। जो कि क्रमशः E1 व E2 है। E1 व E2 के कारण दो घटक लंबवत व क्षैतिज, E1 व E2 के कारण दो घटक लंबवत व क्षैतिज क्रमशः E1 sin थीटा व E2 sin थीटा और क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा होंगे। परंतु E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परस्पर परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत है। देख पा रहे होंगे, एक की डायरेक्शन ऊपर को है, एक की डायरेक्शन नीचे को है। और क्रिया रेखा भी एक ही है। तब लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ऐसे में बच्चों करना क्या है, जो हमारी परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी, वो हमारी इसके कारण आएगी। यानी कि इसके कारण का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्षैतिज घटक के कारण प्राप्त होगी। तो अब हम यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, आप फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़े। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज घटक के कारण प्राप्त होगी। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, क्षेत्र की तीव्रता
E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगी, क्योंकि हमें उसका कंपोनेंट भी लेना होगा। तो E बराबर होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थी। अब जो cos थीटा मैंने डायग्राम रफ कर दिया है और उसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये r थी और ये l थी और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थी। तो cos थीटा क्या कहता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार जो है वो हमारा l है और कर्ण जो होगा वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे L अपान कितना हो जाएगा आपका cos थीटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था और यहाँ पर आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये cos थीटा की वैल्यू L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप जानते हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर है जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है अंडर रूट में, तो उसका भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक जैसे ही हैं, एक जैसे हैं, तो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान और ये हट जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसको भी लिखोगे तो ऐसे लिख लोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2। अब E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा P, क्योंकि P बराबर आप जानते हो P बराबर 2QL, P बराबर 2QL हो जाएगा। तो यहाँ पर L इज लेस देन R है, तो L हट जाएगा आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू 1/2। जब ऐसा हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R2 और एक कितना हो जाएगा R3। इस तरीके से हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निश्चित स्थिति में ज्ञात की।